चलो हो गया एलओडीआर तुम लोग का सबका कि बचा ही अभी भी। बोलो बोलो बोलो। होली खेल रहे थे क्या? आज खेले कि नहीं होली? सब लोग कैमरा तो ऑन रखो। ऑन करो सब। ओके बस दिव्या खेली लग रहा है। और दीप्ति खेली है। चलो कितना बचा है अभी एलओडीआर? हो गया सर, हो गया। सबका हो गया कीर्ति? ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है सर। एलओडीआर खत्म करो। एलओडीआर और सीएफएस का एक साथ टेस्ट लूंगा मैं। और आज अपन चैप्टर 4 करेंगे कवर। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 3 का टेस्ट रखूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को, बिकॉज सैटरडे को मैं ट्रैवल करूंगा। तो आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास, फुल डे ट्रैवल रहेगा मेरा। तो सैटरडे को टेस्ट रहेगा तुम लोग का। कितना ठोक रहे यार। ठीक है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का टेस्ट है तुम लोग का ऑन 11th। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। सिमिलरली सीएफएस और एलओडीआर का भी टेस्ट होगा। तो अच्छे से करके रखना दोनों चैप्टर। तुम्हारा सीएफएस एलओडीआर अच्छे से हो गया, चैप्टर 3 चैप्टर 4 हो गया, तो कुल मिला के मान के चलो 15 to 20 मार्क्स तुम्हारे जेब में अच्छे से। सीएफएस से गारंटीड एक क्वेश्चन आना है 5 नंबर का, एलओडीआर से गारंटीड एक क्वेश्चन आना है। चैप्टर 4 से पक्का पक्का आना ही है, चैप्टर 3 और ऐसे 315 मिला के भी आना है। ठीक है चलो चैप्टर 4 आ जाओ। चैप्टर 4 में बहुत सिंपल चैप्टर है, बता दूं। बहुत इजी चैप्टर है, सेम ऑन द टर्म सेम ग्राउंड्स पे है तुम्हारे चैप्टर 3 के, ऐसे 315 के सिमिलर ग्राउंड्स पे। यहाँ पे भी अपन को रिस्क असेसमेंट करना है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है, बट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट रहेगा सब। तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के केस में अपन को क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा कंसीडर करते हुए चलना है, कुल मिला के यही है चैप्टर। चैप्टर 4 इज अबाउट ऑल अबाउट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। बाकी पूरा अपन ये ऑडिट वही रहेगी। इन्वायरमेंट जैसे ऑडिटर अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करेगा इन्वायरमेंट को, लेकिन इन्वायरमेंट यहाँ पे कौन सा है? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है। सिमिलरली एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल को देखेगा। तो इंटरनल कंट्रोल कौन से होंगे? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हो सकते हैं। ऑटोमेटेड कंट्रोल हो सकते हैं, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो सकते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं। सिमिलरली ये सब अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। गेटिंग दिस? तो वही तुम्हारे ऑडिट से रिलेटेड है। बस यहाँ पे अपन का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है क्योंकि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं अपन। तो इंपॉर्टेंस वाइज मैंने चैप्टर को ऑलरेडी बता दिया। पक्का पक्का है तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन तो। और एक है एमसीक्यू का भी मान के चलो पक्का पक्का। एक एमसीक्यू भी मान के चलो आएगा ही आएगा। इस बार लास्ट अटेम्प्ट तुम्हारा नवंबर 2022 में एक 5 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आया था। दो क्वेश्चन आ गया। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, और तुम लोग भी देखोगे इतना इजी चैप्टर, एक चीज भी मत छोड़ के जाना इसमें। एक एक चीज पढ़ के जाना, पक्का पक्का आएगा ही आएगा मार्क्स उसमें, अगर प्रॉपर्ली सारे पॉइंट्स लिखोगे तो इसमें कभी भी कोई भी चीज लगे कि ये छोड़ दूं या ये नहीं देखना है, तो उसको ऐसा कंसिडर भी मत करना। करके ही जाना है अपन को, मान के चलो पूरा A to Z। तो सबसे पहले देखो मैंने पूरा ऑलमोस्ट कवर किया, जहां पे नहीं करना था वो नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलो 99% कवरेज है अपनी एसएम से। तो सबसे पहले देखो की फीचर्स क्या बोलते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट मतलब समझ रहे होंगे क्या बोलते हैं। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट मतलब क्या? एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सब चीज ऑटोमेटिकली हो। मतलब नॉर्मली अपना इन्वायरमेंट किससे बनता है? अगर ऑडिट की बात करूँ तो एक प्रोसेस होना चाहिए कोई प्रोसेस, जैसे कि P2P प्रोसेस हो गया अपना। P2P प्रोसेस के अलावा ओटीसी ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, इनकम टैक्स का प्रोसेस हो गया, डीटी का अलग प्रोसेस हो गया, जीएसटी का अलग प्रोसेस हो गया, सबके प्रोसेस अलग अलग है। तो ये प्रोसेस से एक इन्वायरमेंट बनता है। सिमिलरली प्रोसेस के साथ पीपल भी चाहिए। तो पीपल, प्रोसेस एंड साथ में टेक्नोलॉजी अगर घुसा दो, टेक्नोलॉजी अगर मैं मिला दूं इसमें, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, पीपीटी का कॉम्बो अगर मैं बोलूं, तो एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट इज एन इकोसिस्टम दैट कंबाइंस पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी विद इन एन ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट। पीपीटी का कॉम्बो विद इन एन ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट, तुम्हारे पूरे इन्वायरमेंट में पीपल, प्रोसेस और साथ में क्या नया आ गया यहाँ पे? टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का यही सिंपल सा एक डेफिनेशन याद रख सकते हो कि इट्स नॉट जस्ट व्हाट अबाउट, इट्स जस्ट अबाउट पीपीटी का कॉम्बो, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। अब बहुत अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन यूज करता है कोई भी बिजनेस एंटिटी, जो कि कोई भी बिजनेस
में यूज हो सकता है, बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेस एप्लीकेशंस, राइट। तो यहाँ से अलग अलग टाइप के बिजनेस एप्लीकेशन को कैटेगराइज कर दिया इन्होंने, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, एंड उसके एग्जाम्पल दिए इन्होंने। जैसे कि एप्लीकेशन का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो यहाँ पे अपन अभी अकाउंटिंग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एप्लीकेशन। जैसे तुम लोग को पता होगा मेन बेसिक अकाउंटिंग एप्लीकेशन टैली, टैली ERP 9, राइट। तो ये अकाउंटिंग एप्लीकेशन सिमिलरली किस कैटेगरी में आता है, तो ये अपन को पता करना पड़ेगा। सिमिलरली SAP, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर मतलब समझ रहे हो, पैकेज्ड, कोई भी चीज प्री पैकेज्ड है, पैकेज्ड है मतलब वेदर इज इट टेलर मेड और इट इज फॉर ऑल, फॉर ऑल रेडीमेड वाली चीज होगी। फॉर ऑल, राइट, इट इज नॉट टेलर मेड। तो पैकेज सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि जैसे कि इसको अपन और भी क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन। ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन मतलब समझ रहे हो क्या, ऑफ द शेल्फ यानी क्या हो गया, मतलब रेडी टू यूज है। ऑफ द शेल्फ मतलब भाई कभी भी कोई दुकान में जाते हो खरीदने, रेडी टू यूज, रेडी मेड ऑलरेडी। रेडी टू यूज तो है, और रेडी टू यूज में बोलूँ तो अगर मैं शेल्फ में कोई चीज रखी हुई रहती है तो दुकानदार सीधा शेल्फ से उठा के तुमको दे देगा। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन, रेडी है, रेडी, ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन यूज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, विच बिजनेसेस, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया ये टैली और क्विक बुक्स। क्विक बुक्स की ऐड देखोगे तुम लोग ने, क्विक बुक्स की ऐड आती थी। सिमिलरली टैली 9 ERP नहीं है, ये टैली वो वाला पुराना वाला टैली नॉर्मल, ERP नहीं, टैली 9 समझ लो, या फिर टैली 7.2 जो पहले यूज होता था। इट्स नॉट एन ERP वाला, ERP वाला नीचे आएगा, इसलिए ERP यहाँ पे मार्क करके रखना है डिफरेंस। स्मॉल ERP, अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे जो ERP होते हैं जो कि स्मॉल टू मीडियम बिजनेस में हो रहे, ऊपर क्या था माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस, यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, स्मॉल ERP है। जैसे कि एग्जांपल टेली ERP, SAP बिजनेस वन, फोकस ERP। एंड तीसरा सिमिलरली है तुम्हारे बड़े ERP एप्लीकेशंस यूज्ड इन मीडियम टू लार्ज कंपनीज। एग्जांपल तुम्हारा हो गया SAP ECC, ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट। तो अभी देखो मत तुम लोग, एक बार मेरे टाइम में एक क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 का, वो मैं बता देता हूँ। इट वाज SAP बिजनेस वन, किस में आएगा, कौन से कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी 1 जो था तुम्हारा माइक्रो टू स्मॉल वाला, कैटेगरी 2 तुम्हारा था स्मॉल टू मीडियम, या कैटेगरी 3 कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, मीडियम टू लार्ज, किस में आएगा, स्मॉल टू मीडियम। कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में आएगा, राइट। ये मेरा एग्जाम में MCQ आया हुआ है और ये मैंने गलत कर दिया था क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था एग्जाम्पल, तो मैंने SAP समझ के क्या कर दिया उसको, मीडियम टू लार्ज। तो पढ़ा हुआ एक एक चीज पढ़ा हुआ रहना चाहिए, दैट शोज द इंपॉर्टेंस। SAP बिजनेस वन पढ़ भी रहे हो उसके बाद भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो दिमाग में तो भी मुश्किल हो सकती है। SAP बिजनेस वन अलग है ऊपर, और यहाँ पे तुम्हारा SAP ECC अगर बोलता तो यह मीडियम टू लार्ज में आ जाएगा। सिमिलरली टेली ERP बोल रहा हूँ अगर मैं तो किधर आएगा, कैटेगरी 2, स्मॉल टू स्मॉल टू मीडियम। मीडियम, राइट। और टेली अगर नॉर्मल तो माइक्रो टू स्मॉल, पैकेज सॉफ्टवेयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, एक बार MCQ आ चुके हैं, हो सकता है इस बार 4 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ ले। बताओ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कौन कौन से एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, कैटेगराइज करो विथ एग्जांपल, ऐसा करके कुछ पूछ भी सकते हैं तुमको। गेटिंग दिस, नेक्स्ट देखो, ये अभी अपन ने ऊपर में क्या देखा है, एक एप्लीकेशंस जो जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में यूज होते हैं। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट एप्लीकेशंस, राइट, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आएगी, तुम्हारे हार्डवेयर आएंगे, सॉफ्टवेयर आएंगे, यूजर इंटरफेस जो है तुम्हारा विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स कौन सा है, लैन वैन VPN, राइट। तो ये सब जो तुम्हारा एक सिस्टम को बनाता है, सबके सब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक पार्ट एंड पार्सल है। लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, लेयर्स लेयर्स। तो जो अभी अपन ने पढ़ा वो इट वाज जस्ट अबाउट वन लेयर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सिमिलरली बाकी लेयर्स क्या क्या है, लेयर्स 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 ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सिमिलरली देखोगे तो क्या कहते हैं, अदर अदर लेयर्स आर मेड अप ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। जैसे कि देखा एग्जांपल दिया हुआ है, हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस दिया हुआ है, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस, टेप्स हो गया, डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क, सर्वर्स,
ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तुम्हारा विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, कौन सा यूज कर रहे हो तुम। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक तुम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन ही यूज नहीं कर पाओगे। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, हार्डवेयर है आगे अपने पास, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल दिया, उसके बाद अपने को क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक अभी अपन ने जो ऊपर में पढ़ा, और डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये पर तुम लोग ने एडवांस एडिटी में पढ़ा होगा एमएस एसक्यूएल या एमएस एक्सेस, सॉरी एमएस एक्सेस किया होगा। तो एमएस एक्सेस इज व्हाट, इट्स अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एसक्यूएल हो गया डेटाबेस, हो गया डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे एसक्यूएल, ओरेकल 19 सी दिया एग्जांपल इन्होंने। फिर तुम्हारे नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए। अभी यहाँ पे कितने सारे नेटवर्क डिवाइसेस है मेरे आजू बाजू, लेट्स जस्ट सी दिस, राइट। तो याद रखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए बहुत सारे, और तुम्हारा कैमरा भी चाहिए वगैरह, कैमरा वगैरह, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल लैंडस्केप, जैसे कि स्टोरेज हाउस हो गया तुम्हारा, डेटा सेंटर हो गया, राइट, सर्वर्स हो गए, और क्या क्या दिया एग्जांपल में, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हो गए, मैकेनिज्म्स लाइक बायोमेट्रिक बेस्ड एक्सेस सिस्टम। वो क्रिश की मूवी देखे हो, क्रिश मूवी, उसमें दिल से उसका सिस्टम ओपन होता है, दिल के हार्ट बीट और आंखों के रेटिना से। तो वो तुम्हारा हो गया बायोमेट्रिक्स बेस्ड एक्सेस सिस्टम। एंड सीसीटीवी एडिक्वेट एचवीएसी सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम समझ रहे हो, एचवीएसी सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए एक जो सिस्टम होते हैं उसको अपन एचवीएसी सिस्टम बोलते हैं। हो सकते हैं एग्जांपल में तुम ले सकते हो, जैसे तुम्हारे ऑफिस में डक्ट होगा, या सिमिलरली डक्ट के हिसाब से उसी टर्म्स में तुम्हारा लैंडलाइन होंगे जो सबको कनेक्ट कर लेता है ए टू जेड। तुमको 18 नंबर डेस्क में कॉल करना है तो 18 दबाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो डेट इज ऑल अबाउट एचवीएसी सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम, ये सब तुम्हारे पार्ट एंड पार्सल लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में ही आ रहे हैं, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो एक बार वापस से सोचो क्या क्या आ रहा है। सिमिलरली तुमको क्या क्या जो जो जरूरत पड़ती है, भैया मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, हार्डवेयर, सबसे पहले तो हार्डवेयर लगेगा, कंप्यूटर तो लगेगा। उसके बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करूंगा, तब जाके मेरा वो एप्लीकेशन जो पड़े थे वो चीज लगेगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल 19 से ये सब चलेगा। फिर उसके बाद अपन को नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए, बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस रखा हुआ है। देन नेटवर्क के अलावा वायर वगैरह, लैन वैन, वीपीएन, ये सब लगेगा। फिर फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल लैंडस्केप, उसमें फैसिलिटीज आगे तुम्हारे डेटा स्टोरेज हाउस, डेटा सेंटर, सीसीटीवी, एचवीएसी सिस्टम, बायोमेट्रिक बेस्ड एक्सेस सिस्टम। तो ये सब तुम्हारे क्या हो गए, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको। अदर लेयर्स क्या है, एप्लीकेशन एक लेयर हुई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा बाकी लेयर्स क्या है, मेड अप ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग व्हाट। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये देखो, रियल टाइम इन्वायरमेंट सच एज ई कॉमर्स ईआरपी। रियल टाइम इन्वायरमेंट मतलब समझ रहे होंगे तुम लोगों ने पहले किया होगा, रियल टाइम इन्वायरमेंट आईपीसीसी में, आईटीएस में भी सुना होगा। क्या होता है रियल टाइम इन्वायरमेंट? हाँ, उसी टाइम इनिशिएट होता है, प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड होता है। इनिशिएट होना, तुरंत तुरंत प्रोसेस होना, रिकॉर्ड होना, एंड रिपोर्ट भी हो जाना। एग्जांपल जैसे अगर हम्म, मान लो आईआरसीटीसी की अगर तुम टिकट बुक करते हो कभी, तो इनिशिएट हो गया, प्रोसेस हो गई, टिकट बुकिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया उन्हीं के उधर, एंड रिपोर्ट भी हो गया। हम्म, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो भी है, ये सब रियल टाइम इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली सारी चीजें ए टू जेड प्रोसेस हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, रिपोर्ट हो जाती है, एवरीथिंग सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले। तो इसके बहुत सारे क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स है, बहुत सारे क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स है। A real-time environment has several critical IT components that enable anytime, anywhere transactions to take place. तो मुझे सृष्टि बताओ फटाफट से, हाँ सर। मर्द है उसका मतलब होता है कि नहीं होता? होता है ना, सिर्फ डायलॉग में नहीं होता। हाँ, तो रियल इन्वायरमेंट में अगर तुमको बोलूँ तो होता है कि नहीं होता है? रियल टाइम इन्वायरमेंट में अगर बोलूँ, नॉर्मल इंस्टाग्राम वगैरह की बात ना करें अपन, रियल इन्वायरमेंट में आए तो मर्द को दर्द होता है, मैन हार्ड है, मैन हार्ड है मान के चलो, मर्द को दर्द नहीं होता है, सॉरी, मैन हार्ड है, उसको दर्द नहीं होता है, मैन हार्ड है। तो हार्ड से तुम्हारा हो गया हार्डवेयर, एम से तुम्हारा हो गया मिडिलवेयर, ए से हो गया एप्लीकेशंस, और एन से हो गया नेटवर्क। तो ये चार क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट है, तुमको याद रखने हैं क्योंकि ये आया नहीं है, आई एक्सपेक्ट इट कैन कम, एमटीपी का क्वेश्चन है ये, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स, और उसके अंदर के तुमको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं।
हो सकता है या तो सीधा स्ट्रेट अवे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि तुम्हारा एमटीपी में आया हुआ एक बार, क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स बताओ इन रियल टाइम इन्वायरमेंट में कौन कौन से क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स होते हैं। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट सिंपल। हो सकता है उल्टा पूछे। देख लो एक बार फटाक से एग्जांपल्स देखो, फिर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखना मत उसके बाद। समझ लो एग्जांपल। नेटवर्क के अंदर वैन लैन तो ऑब्वियस है, हार्डवेयर के अंदर सर्वर्स, डेटा सेंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, ये भी ऑब्वियस है। एप्लीकेशंस में ईआरपी एप्लीकेशन हो गया, एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, ई बिजनेस सूट हो गया, कोर बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गए। मिडिलवेयर में वेब सर्वर्स लाइक अपाचे, ओरेकल, फ्यूजन, आईएस। ठीक है, देख लियो। अभी एकदम टफ अगर पेपर मैं बनाऊं, अगर चाहूं ऐसा कुछ, तो वो लोग को कुछ बनाने के लिए बनाना चाहे तो ऐसा कुछ बना सकते हैं कि ओरेकल किस में आ रहा है, मिडिलवेयर में आ रहा है, एप्लीकेशन में आ रहा है, नेटवर्क में आ रहा है कि हार्डवेयर में आ रहा है। देखो मत, बताओ। Oracle मिडिलवेयर middleware. मिडिलवेयर 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 में आ रहा है। ओरेकल ई बिजनेस सूट, एप्लीकेशन में Application. एप्लीकेशन सर्वर्स कहाँ पे आ रहे हैं, सर्वर हार्डवेयर में Storage. हार्डवेयर में हार्डवेयर वेब सर्वर्स कहाँ पे आ रहे हैं, मिडिलवेयर Middleware. मिडिलवेयर में, राइट। तो वेब सर्वर मिडिलवेयर में, सर्वर्स हार्डवेयर में। तो ये छोटा छोटी बातें एक बार ध्यान से पढ़ के चलो, क्योंकि वी डोंट नो क्या कब आ जाए एग्जाम में सीधा स्ट्रेट अवे। हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। मेरे को मेरे अटेम्प्ट में एक एमसीक्यू आया था, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया वो कहाँ कौन से चैप्टर से आया था। काइट करके एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ तो था, चैप्टर 4 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। मैं सर्च भी किया पूरा, काइट काइट कंट्रोल एफ मार मार के आने के बाद कहीं नहीं मिला मुझे। मस्ट बी समवेयर, मतलब कहीं तो होगा वो, बट यू कांट रियली नो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहेगी वो। तो अब वेब सर्वर पूछेगा, वो चारों में से किस में आएगा, तो वेब सर्वर तुमको मिडिलवेयर को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो उल्टा आ सकता है या तो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जैसे एमटीपी में आया हुआ है। क्या मैन हार्ड होता है अपना, अपने रियल टाइम इन्वायरमेंट में मैन हार्ड है। ठीक है सृष्टि, हाँ सर दर्द नहीं होगा। इसके बाद देखो ये बोलते हैं कि रियल टाइम इन्वायरमेंट ना बहुत ज्यादा डायनामिक है और बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है टू रिस्क रिलेटिंग टू हैकिंग वैकिंग, कुछ भी चल सक। अगर हैक वगैरह हो गया कहीं भी एक भी सिस्टम, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा इन्वायरमेंट। अगर रियल टाइम इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया तो पूरा का पूरा प्रोसेस इनिशिएट कुछ नहीं होगा, एक कुछ भी एक सिस्टम भी बीच में लूपहोल निकल जाता है। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि मोस्ट रियल टाइम सिस्टम इन्वायरमेंट आर एक्सेसिबल थ्रू पब्लिक डोमेन, राइट। फ्लिपकार्ट हो या कुछ भी हो, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। एंड इंटरनेट पे ये कोई इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट इज व्हाट विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर तुम्हारे कोई ऑफिस वगैरह में लैन वैन वीपीएन वगैरह यूज हो रहा है तो, but this is mostly in public domain and internet, and hence they are more likely to be vulnerable to network and cyber attacks, including denial of service, distributed denial of service. Hence सब कंपनी के लिए क्रिटिकल है कि रियल टाइम इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें सारे आईटी कंपोनेंट्स। यही अपने सेवरल क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट जो पढ़े ना, 4 मैन हार्ड है, टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द इशू एंड ऑल्सो टू सी थ्रू द इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। So you have to also strictly adhere to the corporate governance regulations rules as stipulated by SEBI. LODR पढ़ के आए अभी अपन, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया रियल टाइम इन्वायरमेंट। अभी तक अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक फर्स्ट पेज में। एक तो हो गया तुम्हारा कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस, जिसमें अपन ने 3 कैटेगरी देखा। पैकेज्ड एप्लीकेशन जो कि माइक्रो टू स्मॉल हो गया। सिमिलरली एक छोटे स्मॉल ईआरपी एप्लीकेशंस हो गए विच इज यूज्ड इन तुम्हारे स्मॉल टू मीडियम में। एंड देन लास्टली लार्ज ईआरपी एप्लीकेशन विच इज यूज्ड इन मीडियम टू लार्ज। एग्जांपल याद होंगे, टैली ईआरपी, फिर नीचे में तुम्हारा एसएपी बिजनेस वन की एसएपी ईसीसी, लास्ट कैटेगरी में एसएपी ईसीसी एसएपी बिजनेस वन तुम्हारे बीच में आएगा,
राइट। ये सब थोड़े बहुत एग्जांपल देखे अपन ने। उसके बाद देखा कि एप्लीकेशन के अलावा और भी लेयर्स है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के, और भी लेयर्स से अलग अलग ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के, जिसके अपन ने देखा हार्डवेयर स्टोरेज सबसे पहले चाहिए। उसके अंदर अपन यूआई डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो डालेंगे। यूआई के लिए अपना अपन ने विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने अलग से एप्लीकेशन डालने, उसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, Oracle 19 MS SQL सर्वर। फिर अपन उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए, नेटवर्क्स चाहिए, लैन वैन वीपीएन चाहिए। नेटवर्क डिवाइसेस में देखा था अपन ने स्विचेस, राउटर स्विचेस, फायरवॉल्स, ये सब चाहिए था। फिर लास्ट में अपन ने देखा था पूरा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन वाइड कनेक्टिविटी के लिए फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड क्या क्या था। एचवीएसी सिस्टम हो गया तुम्हारा, सीसीटीवी हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, स्टोरेज हाउस हो गए, ये सब तुम्हारे कवर हो गए लास्ट पॉइंट। फिर उसके बाद अपन ने देखा रियल टाइम एनवायरमेंट, सेवरल क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट्स 4 है। मैन हार्ड होता है, एम से मिडिलवेयर, ए से एप्लीकेशन, एन से नेटवर्क, हार्ड से हार्डवेयर। हार्डवेयर में तुम्हारे सर्वर्स आ रहे, तुम्हारे नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस आ रहे, लेकिन वेब सर्वर्स तुम्हारे मिडिलवेयर में आ रहे। मिडिलवेयर में और भी चार एग्जांपल्स थे, अपाचे, Oracle। ओरेकल, ठीक है। एप्लीकेशंस में क्या कहता है, ईआरपी, ओरेकल बिजनेस सूट, ये सब तुम्हारे एप्लीकेशंस के एग्जांपल थे। अभी नेक्स्ट आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड ऑटोमेटेड, हाउ डू वी अंडरस्टैंड एनी इन्वायरमेंट ऑफ एनी एंटिटी अंडर ऐसे, कौन से ऐसे में पढ़ते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट 315। 315, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे 315 का रेफरेंस आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स। अपन अंडरस्टैंड करें इन्वायरमेंट को, लेकिन चूंकि मैंने क्या बताया यहाँ पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, इसलिए अपन को एडिशनली यहाँ पे अब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट से रिलेटेड तुम क्या क्या सोच सकते हो जो एडिशनली अपन को अंडरस्टैंड करते टाइम कंसिडर करना पड़ सकता है। भाई यहाँ पे एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, आईटी यूज हो रहा है, आईटी, तो आईटी से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, आईटी से रिलेटेड बहुत अलग अलग रिस्क हो रहे हैं। भाई कहीं कितने फ्रॉड होते हैं, कितने बहुत अलग अलग रिस्क है। तो आईटी से रिलेटेड रिस्क को तुमको कंसीडर करना पड़ेगा कि भैया नॉर्मल इन्वायरमेंट में ये रिस्क है। अपन 315 में अंडरस्टैंड क्या करते हैं, आरएपी परफॉर्म करते हैं ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, रिस्क को पता करने के लिए। रिस्क को पता करने के लिए फिर उसके रिलेटेड कंट्रोल्स क्या क्या वो देखते हैं। तो यहाँ पे तो आईटी का आईटी प्रोसेस है, तो आईटी से रिलेटेड रिस्क होगा, आईटी से रिलेटेड कंट्रोल्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस हो सकती है, पॉलिसीज हो सकती है आईटी की अलग अलग। एलएनटी में मेरे को पर्टिकुलरली याद है आईटी से रिलेटेड अलग से एक पूरी की पूरी पॉलिसी है, यहाँ पे भी है जहाँ पे अभी मैं हूँ सिटी बैंक। सो पॉलिसीज प्रोसीजर्स अलग अलग होंगे। तो ये देखो तुम्हारा क्या बोलता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस जो तुम फॉलो कर रहे हो रिलेटेड टू आईटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नेंस कैसा है, गवर्नेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आईटी किस प्लेस में, गवर्नेंस कैसे फॉलो किया जा रहा है, कौन से रेगुलेशन तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू आईटी। सिमिलरली आईटी रिस्क, आईटी के कारण कौन कौन से रिस्क है और उसको मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स है, ये भी तुमको कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल यू आर अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। चौथा तुम्हारा हो गया कौन कौन से एप्लीकेशन तुम यूज कर रहे हो, उससे तुमको समझ में आएगा कि भैया एसएपी यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो तुमको एप्लीकेशन समझने पड़ेंगे, क्योंकि हर एप्लीकेशन का अलग यूज हो सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज हो सकते हैं तुम्हारे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एलएनटी एसएनएल का एक जॉइंट वेंचर है, लार्सन एंड टुब्रो एंड सार्जेंट एंड लुंडी, इसका एक जॉइंट वेंचर है एलएनटी एसएल। ये एलएनटी एसएनएल से 2 करोड़ का एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी, हर 6 महीने उनको 2 करोड़ देना पड़ता था, पर्टिकुलरली डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर था, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो जो कौन सा एप्लीकेशन तुम यूज कर रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ये भी डिपेंड करेगा, डेट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी। क्योंकि सब सॉफ्टवेयर के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एसएपी की एग्जांपल लूं, तो कुछ एसएपी में तुमको, एसएपी एज सच कोई तोपचंद नहीं है, एसएपी यू कैन ऑल्सो अंदर से मैनिपुलेट कर सकते हो कि भैया ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए, तो क्या ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, क्या तुम टिक लगाओगे तो ऑटो पॉपुलेट होगा, टिक हटा दोगे तो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। तो तुम्हारा जो कंट्रोल है ऑटो पॉपुलेट का, वो तुम हटा भी सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो विद इन द एसएपी। तो तुम कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली तुम्हारा दिया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है तुम्हारे हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो ये 5 पॉइंट देखोगे अगर, तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं अपन, पीपीपी सड़क, हॉर्न बजा रहे अपन पीपीपी और उसको बोल रहे बाजू सड़क, पीपीपी सड़क। पीपीपी से बोले तो पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस का फॉलो कर रहे हो, पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस कौन सी फॉलो कर रहे हो, प्रोसीजर कौन सी फॉलो कर रहे हो। एस से तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एस से तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर, देखो मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन। पीपीपी, एस से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है विद इन द एंटिटी। फिर आर से रिस्क क्या क्या है आईटी के कारण, रिस्क, रिस्क कौन कौन से आईटी के कारण और उसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स है।
ए से हो गया तुम्हारे कौन कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, और सी से हो गया तुम्हारा कंपोनेंट्स फॉर ईच दोज एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो इससे तुम पांचों पॉइंट याद रख सकते हो। क्लियर है क्या ये वाला आंसर? सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग वाइज किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, तो बाजू में देख लो क्वेश्चन फ्रेम हुआ हुआ है ऑलरेडी, नवंबर 2020 में आया हुआ है, मेरे अटेम्प्ट में भी आया था ये, और लास्ट अटेम्प्ट में भी आया हुआ है ये, सॉरी नहीं, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट मई 22 में भी आया हुआ है। हाँ मई 22 देखो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन 1 का कंपलसरी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था ये। बस उसमें एक एडिशनली एक और चीज पूछा था नवंबर 2020 के क्वेश्चन के अलावा, एग्जाम्पल पूछा था उसको कि तुम बताओ एग्जाम्पल कैसे तुम अंडरस्टैंड करोगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को और कैसे डॉक्यूमेंट करोगे, इसका एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल करके बताओ। तो ये हमने, मैं बताता हूँ तुमको कैसे डॉक्यूमेंट करते थे हम लोग। जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था एलएनटी में बहुत सारे प्रोसेस है, P2P OTC, सबका प्रॉपर एक रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मैट्रिक्स बनता है, मैंने बताया था रैकम बनता है RACM। तो ये एक प्रकार से रैकम ही है कुल मिला के अगर मैं बोलूं, बस इसका कुछ आधा आधा का आधा रैकम है मान लो। तो जैसे हम DT प्रोसेस हो गया, IDT प्रोसेस हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, P2P हो गया, OTC हो गया, तो सबसे रिलेटेड एक प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस रहेगा, उससे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स है, वो प्रोसेस का यूज क्या है, और उससे रिलेटेड मैंने तुमको बताया था। सिमिलरली एक और प्रोसेस होता है ITGC, DT IDT ये सब जैसे प्रोसेस है ना, सिमिलरली एक और प्रोसेस होता है ITGC विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। ITGC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, IT का और जनरल कंट्रोल्स हो गए तुम्हारे। तो इसको जब चेक करने के लिए हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग, तो ITGC मतलब जो कंट्रोल्स है, जनरल कंट्रोल्स और IT रिलेटेड जो कंट्रोल्स है उसका टेस्ट करना है। तो हम सबसे पहले बताएं, उनसे पूछेंगे कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, हमको ये तो पता होना चाहिए कौन सा एप्लीकेशन है, किस काम का है वो एप्लीकेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एप्लीकेशन, क्या वो एप्लीकेशन हमने बनाया सेल्फ इनबिल्ट है क्या, कि आउटसोर्स करके बनवाया हो गया है, रेडीमेड है, पूरा पूरा उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना, यही तुमको पूछ रहे डॉक्यूमेंट करना प्रॉपरली। जो तुम ये अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो ना, ये वाली अंडरस्टैंडिंग, इसको डॉक्यूमेंट करना। कहाँ करते हैं अपन डॉक्यूमेंटेशन, कौन से स्टैंडर्ड के अंदर? 230 ऐसे 30. 230 230, तो ये दोनों का रेफरेंस आना चाहिए, ऐसे 230 एंड ऐसे 315। क्वेश्चन क्या था, अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग अपन कहाँ से ले रहे हैं 315, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे एज पर ऐसे 230, और उसका एग्जांपल देख लो, समझ लो एग्जांपल सिंपल है। एप्लीकेशन कौन सा है, किस कारण यूज होता है वो, डेटाबेस, ऐसे चार तीन चार एग्जांपल दिए हुए ऐसे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कौन सा यूज कर रहा है वो एप्लीकेशन, लैन और वैन यूज कर रहे हैं, सर्वर कौन सा सर्वर को यूज कर रहा है वो, कौन से सर्वर में स्टोर कर रहे हैं अपना सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारा जो एप्लीकेशन है। तो ये सब तुम एक प्रकार से ये सब इंफॉर्मेशन लोगे उससे, और उसको देन डॉक्यूमेंट कर लोगे अंडरस्टैंड करने के बाद। आई होप इट इज क्लियर, याद भी हो रहा है साथ में, नहीं होता देखो एक बार क्वेश्चन देखो, बाजू में क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2020 मेरे टाइम में। PPP सरक, सिंपल है, इससे तुम याद भी रख सकते हो, याद है वाला सीन। ठीक है आगे बढ़े क्या? चलो ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अटेम्प्ट में आया हुआ है जो कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आते रहता है और सिंपल है एकदम। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं हेडिंग वाइज अगर मैं बोलूँ तो, हर एक फेज ऑडिट कर रहे जब अपन, हर एक जगह पे तुम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को कैसे कैसे कंसीडर करते जाओगे। तो अगर मैं तीन फेज बोलूँ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सॉरी तीन फेज ऑफ ऑडिट अगर मैं बोलूँ, तुम्हारा जो ऑडिट साइकिल है उसके
3 फेज है या 4 फेज, जितने भी सोचो, तो जैसे इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है नीचे, तो तुम रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, ये प्लानिंग के अंदर तुम कर रहे हो। फिर देन यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग, यू आर ऑल्सो देन टेस्टिंग द कंट्रोल्स जो तुमने अंडरस्टैंड किया, इवेल्युएट किया, रिस्क असेस किया, उसको तुम टेस्ट कर रहे हो, एंड देन लास्टली रिपोर्ट कर रहे हो। ये हो गया एक प्रकार से तुम्हारे 4 फेज। हर फेज में तुमको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कंसीडर करते जाना है, ये तो तुम देख लो एक बार, ये तुमको देख के ही जाना है, मैं बता रहा हूँ क्यों। ऑल्दो इंस्टीट्यूट देती है ऑल्टरनेटिव आंसर, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में ऐसा रहता है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। इस बार का आंसर शीट्स मैंने देखा है, कम से कम 15-16 स्टूडेंट्स के मैंने देखे हुए ये वाला आंसर लिखा हुआ है, ये वाला आंसर, बट नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने मार्क्स। कई कई जगह लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो लैंग्वेज प्रॉपर नहीं थी, बट ये था कि रिस्क असेसमेंट के केस में तुमको कंसीडर करना है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। जब तुम ये वाला परफॉर्म कर रहे हो, ये वाला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज, जब तुम रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, तो भैया मैं रिस्क असेसमेंट करता हूँ 315 में, मैं तो अंडरस्टैंड करता हूँ कि कहाँ से क्या क्या रिस्क है एंटिटी को। तो अब एंटिटी को आईटी के कारण भी तो रिस्क है, आईटी के कारण भी तो रिस्क है, तो आईटी प्रोसेसेस के कारण क्या क्या रिस्क है ये भी तो तुमको देखना पड़ेगा। यही तो बोल रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के केस में तुमको हर फेज से ऑडिट साइकिल में क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा। तो भैया मेरा जो पहला फेज है रिस्क असेसमेंट के केस में, सबसे पहले बार जब मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, रिस्क को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट भी कंसीडर करना पड़ेगा, आईटी रिस्क कंसीडर करना पड़ेगा, आईटी के कारण कौन कौन से रिस्क है। तो ये वाली लाइन मैंने देखा था हर स्टूडेंट लिखा था, बट स्टिल आंसर तो नहीं मिला है, मार्क्स नहीं मिला, मैंने देखा है। तो आई थिंक व्हाट कि इंस्टीट्यूट ये आंसर सजेस्ट एक्सपेक्टेड कर रही होगी, आई डोंट नो, बट मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स के देखा है, मार्क्स नहीं मिला है। सो मैं ये बोल रहा हूँ, बस सजेस्ट क्या कर रहा हूँ कि दोनों ही आंसर लिख के आना है, अगर इन केस आता है तो दोनों ही आंसर लिख के आना है। गेटिंग दिस? तो अपन सबसे पहले ये वाला आंसर पढ़ के देखते हैं, समझते सबसे पहला आंसर। ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट, सबसे पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि भैया रिस्क असेसमेंट जब अपन कर रहे हैं, आरएपी कर रहे हैं, तो तुमको रिस्क कंसीडर करना है कौन सा, जो आईटी सिस्टम यूज करने के कारण रिस्क आते हैं, यूज ऑफ आईटी सिस्टम के कारण जो जो रिस्क आते हैं। क्लियर है पहला पॉइंट तो? फिर रिस्क असेसमेंट के केस में तुम बिजनेस प्रोसेस भी अंडरस्टैंड करते हो, राइट, वॉक थ्रू करते हो बिजनेस प्रोसेस। मैंने बताया था जैसे P2P का वॉक थ्रू कराया था तुमको चैप्टर 3 315 में, कि भैया सबसे पहले मटेरियल इंक्वायरी आएगी, फिर मटेरियल चेक करेंगे ऑलरेडी है कि मटेरियल, परचेज ऑर्डर बनेगा, देन तुम्हारा कोटेशंस, इनवॉइसिंग, जीआरएन, गुड्स रिसीव्ड नोट, क्वालिटी चेक, देन इनवॉइसिंग, तुम्हारा प्रॉपर एंट्री होना, पेमेंट होना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, एक वॉक थ्रू लेना। तो जब तुम ये बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक प्रॉपर वॉक थ्रू कर रहे हो, तो तुमको इसका भी वॉक थ्रू कर लेना चाहिए आईटी सिस्टम का, कि भैया आईटी सिस्टम में कैसे फीड होता है, कौन इसको चेक करता है, कौन रिव्यू करता है, पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल है क्या, कौन कौन से आईटी रिलेटेड कंट्रोल है जो ये प्रोसेस को ऑटोमेटेड बना रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस समझ रहे हो अगर, तो तुम उससे रिलेटेड जो आईटी कंट्रोल से आईटी रिलेटेड जो भी चीज है वो भी समझोगे। तीसरा, जब तुम एंटिटी लेवल कंट्रोल्स असेस कर रहे हो, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स मतलब समझो क्या होते हैं, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? एंटिटी लेवल कंट्रोल्स मतलब अपने नॉर्मल कंट्रोल्स ही है, लेकिन ये एंटिटी वाइड एप्लीकेबल है, मतलब कुल मिला के बोलूं तो पूरी की पूरी एंटिटी एज अ होल को अफेक्ट करेगा ये कंट्रोल। एग्जांपल ले लो, विजिल मैकेनिज्म एक कंट्रोल है कि भैया किसी को कोई भी गलत खबर पता चल रही है तो सीधा जाके बता सकते हो ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटिटी लेवल कंट्रोल। या फिर एक प्रकार से एग्जांपल ले सकते हो स्टोरेज हाउस, डेटा स्टोरेज, सर्वर जो है, मेन सर्वर जो है, मेन सर्वर से रिलेटेड जो कंट्रोल है, मेन सर्वर ही जो है वो भी एक एंटिटी लेवल कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि सर्वर गया है पूरा एंटिटी धप। तो जब तुम एंटिटी लेवल कंट्रोल्स असेस कर रहे हो, तो यू हैव टू पर्टिकुलरली कंसीडर द एस्पेक्ट्स व्हिच इज रिलेटेड टू आईटी गवर्नेंस। समझ रहे हो आईटी गवर्नेंस? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया सर्वर का, तो भैया आईटी जो सर्वर है उससे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल है, कौन उसको, किसके पास ऑथराइजेशन है, कौन अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए कोई भी, तो इससे रिलेटेड पूरा का पूरा गवर्नेंस उसको समझना नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिव्यूड ऑल्सो। एंड चौथा तुम्हारा परवेजिव कंट्रोल्स हो गए, इंक्लूडिंग एसओडी हो गया, जनरल आईटी कंट्रोल्स हो गए, एप्लीकेशंस, ये सब भी तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। जनरल आईटी कंट्रोल जैसे मैंने बताया ना, आईटीजीसी कंट्रोल्स जो थे हमारे एंटिटी में, एसओडीज हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो
तो ये 4 पॉइंट तुम्हारे, मैं अगर मैं बोलूँ तो ये फेज 1 में आ गए 4 पॉइंट, तो विच आई कंसिडर एज आरएपी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये वाला रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग, उसी से रिलेटेड है। रिस्क असेसमेंट करो तो मुझे ये कंसिडर करना चाहिए क्या, कि भैया आईटी के कारण क्या क्या रिस्क आ रहा है। फिर जब मैं वॉक थ्रू कर रहा हूँ कोई भी प्रोसेस का, अंडरस्टैंड करो कोई भी बिजनेस प्रोसेस, देन आई शुड कंसिडर ऑल्सो व्हाट आईटी ड्रिवन प्रोसेस, आईटी का क्या रोल है। तीसरा देन एंटिटी लेवल कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स में पर्टिकुलरली क्या देखना है तुमको, बोलो। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स जब मैं देख रहा हूँ तो क्या देखना है, IT governance. आईटी गवर्नेंस IT देखना है। governance. एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के टाइम तुमको आईटी गवर्नेंस देखना है। परवेसिव कंट्रोल्स में तुम जनरल आईटी कंट्रोल देख सकते हो, एसओडी देख सकते हो, एप्लीकेशन, ये सबको कंसीडर एंड रिव्यू करोगे। शुरू के 4 पॉइंट। देन दूसरा फेज हो गया तुम्हारा टेस्टिंग, ये वाला टेस्टिंग का फेज। तो जब तुम टेस्ट कर रहे हो तो तुमको जनरल आईटी कंट्रोल के जो रिजल्ट आया, जनरल आईटी कंट्रोल का जो रिजल्ट आया है वो तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों? जनरल आईटी कंट्रोल्स का जो रिजल्ट आया, जो तुमने टेस्ट किया जनरल आईटी कंट्रोल्स, उसके रिजल्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया जनरल आईटी कंट्रोल्स अगर मेरे पास हो गए सारे, तो मुझे बाकी जो इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो कम करने पड़ेंगे चेक, राइट। जनरल आईटी कंट्रोल्स मेरे अच्छे हैं तो छोटे मोटे इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह को मैं थोड़े कम टेस्ट एक्सटेंट में टेस्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन जनरल आईटी कंट्रोल्स में मुझे डेफिशिएंसी दिख रही है, फेल हो रहे हैं वो ही अगर, तो उस केस में मुझे डिटेल में जाके आईटी कंट्रोल्स जो और भी है उसको अच्छे से चेक करने पड़ेंगे। तो टेस्टिंग का रिजल्ट तुमको पर्टिकुलरली जनरल आईटी कंट्रोल का टेस्टिंग का रिजल्ट कंसीडर करना है। दूसरा तुम्हारा रिपोर्ट्स जो आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, एमआईएस जो जनरेट होता है वो किस सिस्टम से जनरेट हो रहा है, ये टेस्ट करो कि भैया जो इनपुट जा रहा है वही प्रोसेस सही हो रहा है ना, और वही आउटपुट सही आ रहा है ना, कि इनपुट कुछ और है आउटपुट कुछ और आ रहा है, प्रोसेस कुछ गलत हो रही है। तो एमआईएस जो जनरेट हो रही है, रिपोर्ट्स जो जनरेट हो रही है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी, आईपी बोलते हैं जिसको अपन, ये कौन से सिस्टम के थ्रू हो रही है, कौन से एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है, ये सब देखोगे। एंड लास्टली तुम्हारा कंप्लीशन फाइनल स्टेज पे डेटा एनालिटिक्स और कैट का यूज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कढ़ाई नहीं है क्या? हाँ, किसी में भी कर। कैट और डेटा एनालिटिक्स समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। डेटा एनालिटिक्स अपन पढ़ेंगे लास्ट में, लास्ट चैप्टर का पार्ट है डेटा एनालिटिक्स। उसमें कैट इज जस्ट अ टूल फॉर डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स। आइडिया हो गया जैसे एग्जांपल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। दिस इज आल्सो यूज्ड इन फॉरेंसिक ऑडिट कई बार। सिमिलरली ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन, ये भी तुमको याद रखना है मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो, वरना आई डोंट थिंक मार्क्स क्यों नहीं मिले मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि ऑल दो ठीक है लैंग्वेज थोड़ा उतना प्रॉपर नहीं था, बट काफी स्टूडेंट के मैंने देखा ये पॉइंट और ये वाला 2 पॉइंट तो थे ही शुरू के। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट माइट बी एक्सपेक्टिंग दिस आल्सो आंसर आल्सो। ऑल्दो मैंने देखा है 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन और दोनों बार में दिया हुआ है सजेस्टेड आंसर में ऑल्टरनेटिव आंसर, आइदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस, बट टू बी सेफर साइड अभी दोनों ही लिखने का। फिर भी इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दे रही तो आई डोंट नो दैट। क्लियर है अभी तक? क्वेश्चन देखते जाओ कितने कितने हो गए अपने। पहले पेज में देखे अपन ने 3 क्वेश्चन हुए, फिर दूसरे पेज में 2 क्वेश्चन हो गए, 5 ही क्वेश्चन हुए अभी तक, और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। खास करके पहला मैंने बताया एमसीक्यू आया हुआ है, हो सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया रियल टाइम इन्वायरमेंट आईटी कंपोनेंट, जो क्रिटिकल आईटी कंपोनेंट अभी तक आया नहीं है, एमटीपी में आया हुआ है एक बार, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, अभी तक आया नहीं एग्जाम में। कुछ भी चीज नहीं छोड़ना अपन को इस चैप्टर से, सिंपल छोटा सा चैप्टर है और स्ट्रेट स्ट्रेट 4 से 5 नंबर हाथ में। अब देखो ये आरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट
तो क्या समझ में आता है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन दी ओवरऑल एंटरप्राइज, राइट? एंटरप्राइज वाइड पूरा रिस्क को मैनेज करना, एंटरप्राइज वाइड रिस्क को मैनेज करना, यही तो हुआ ना। जितने रिस्क है बिजनेस में, एंटरप्राइज को जो रिस्क है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इंस्टॉल करते हैं ईआरएम। इंस्टॉल इन द सेंस इंप्लीमेंट करना ईआरएम। तो भैया इंटरनल कंट्रोल में क्या बुराई थी? इंटरनल कंट्रोल भी तो इसी के लिए लगाए थे ना, रिस्क को हटाने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल्स भी तो लगाए थे अपन ने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ईआरएम और इंटरनल कंट्रोल में एक डिफरेंस पूछ सकते हैं तुमको, ये अभी तक आया नहीं है, पूछा नहीं है, बट देर इज अ राइट अप, एक पैरा दिया हुआ है जिसको मैंने पॉइंट पॉइंट में ब्रेकअप करके रखा है कि हो सकता है कभी अगर पूछ ले ईआरएम और आईसी इंटरनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, देन यू शुड बी एबल टू आंसर। तो सबसे पहले तो देखो क्या बोल रहे हैं, रिस्क के टाइप्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से टाइप है रिस्क के। रिस्क के टाइप्स ऑफ रिस्क, 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है ये May 19 में। सिंपल, 10 रिस्क लिखो, 5 मार्क लेके जाओ। इसमें से आधे रिस्क तुम लोग ने ऑलरेडी एसएफएम में पढ़े हुए होंगे। वो वाला चैप्टर याद है, वॉर वाला रिस्क मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसमें, उसमें देखो कौन कौन से लिक्विडिटी रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, राइट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क। आधे रिस्क ऑलरेडी एसएफएम वाले वो याद रख सकते हो वाले चैप्टर के थ्रू। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क में बोले तो रिस्क क्या है? विंडो ड्रेसिंग करने का, एंटिटी मैनिपुलेट करी अकाउंट्स को। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क में भी कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस हो गया तो पेनाल्टी लग गई तो। मार्केट रिस्क में मार्केट वॉलेटाइल है या कुछ भी हो सकता है मार्केट में। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी रिस्क हमारा अपडेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो चुका है। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशन में गड़बड़ी, इंटरनल कंट्रोल्स खराब या जो भी। क्रेडिट रिस्क, पैसे खा लाना, पैसे खा गया। इन्वायरमेंटल रिस्क, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट नहीं चलना, प्रोजेक्ट रिस्क नहीं चलना। एनपीवी हमने सोचा था पॉजिटिव हो गया, चलते चलते नेगेटिव आ रहा है। बिजनेस पार्टनर रिस्क, पार्टनर तो धोखे देते ही है, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूं। बिजनेस पार्टनर रिस्क क्लियर, 5 मार्क के लिए आया हुआ है, 10 रिस्क याद रखना है कम से कम। बिजनेस पार्टनर रिस्क हो गया, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट रिस्क हो गया, इन्वायरमेंटल रिस्क हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। और भी 2-3 रिस्क दिए हुए थे, मैंने इंक्लूड नहीं किया है, 10 रिस्क काफी है। अब रिस्क क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? क्या तुमको पास होने का रिस्क है कि फेल होने का रिस्क है? फेल होने का। फेल होने का रिस्क है ना, तो कुछ गलत होने का रिस्क होता है, राइट? तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि रिस्क इज डर कि भैया कुछ गलत ना हो जाए, समथिंग कैन गो रॉन्ग और इवेंट हैपनिंग दैट प्रिवेंट्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो अचीव होने से अचीव ना हो पाए, तो ये रिस्क है। तो रिस्क मैनेजमेंट बोले तो क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट मतलब यही जो ईआरएम जो है अपना, ये एक सिस्टम हो गया जो हमारे पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से ईआरएम, जो कि हमारे रिस्क को मैनेज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, मिटिगेट करेगा, मॉनिटर करेगा। रिस्क को असेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, देन उसको रिस्क को रिस्पॉन्ड करेगा, मॉनिटर, एंड लास्टली मिटिगेट द रिस्क। ये टिपिकल आरएपी का एक प्रकार से बोलूं तो एक प्रोसेस हो गया, आइडेंटिफाई करना, देन असेस करना, रिस्पॉन्ड करना, मिटिगेट करना, एंड लास्टली मॉनिटर करते रहना। तो भाई ईआरएम क्या है? ईआरएम एक ऐसा ही रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं बोलूं एक ऐसा ही रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन ये क्या है? प्रॉपर एक फॉर्मल प्रोग्राम है। जैसे तुम लोगों ने सुना है कि कोसो फ्रेमवर्क, इंटरनल कंट्रोल अगर कोई बड़ी एंटिटी का करोगे तो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क जो है वो जनरली बड़े बड़े मोटे मोटे एंटिटीज जो है वो कोसो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किए हुए रहते हैं। तो कोसो फ्रेमवर्क ने ना 17 प्रिंसिपल्स में डिवाइड करके रखा है इंटरनल कंट्रोल्स को, 17 प्रिंसिपल्स में। तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया, एक फॉर्मल प्रोग्राम हो गया कुल मिला के समझो तो। किसी एंटिटी को अडॉप्ट करना है तो कोसो फ्रेमवर्क एज इट इज अडॉप्ट कर लो। सिमिलरली ईआरएम भी एक फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, इनेबल्ड अक्रॉस द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज वाइड पूरा इनेबल किया जाता है टू मैनेज द रिस्क। ग्लोबली कंपनीज को लायबिलिटी है ईआरएम अडॉप्ट करना है ग्लोबली। और अगर इंडिया में बात करूं तो सेक्शन 134 तुमको मैंडेट करता है, बोर्ड रिपोर्ट में बोलता है तुमको कि भैया एक स्टेटमेंट लिख के दो हमको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले एक स्टेटमेंट लिख के दो हमको कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एकदम रोबस्ट और टकाटक टनाटन अच्छा चल रहा है।
ये बोर्ड ऑफ 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज से याद होगा डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, तो तुमको दिखेगा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आना रोबस्ट है और बराबर चल रहा है, बराबर एकदम। तो 134 ऑफ द कंपनी एक्ट रिक्वायर बोर्ड रिपोर्ट टू इंक्लूड स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। बताना पड़ेगा तुमको कि हमने डेवलप करके रखा है, चिंता मत करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन देयरइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिस्क which in the opinion of the board may there at threaten the existence of the company. And while the law makes the BOD responsible, responsibility किसकी है रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करने की? ERM की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा है? लॉ के हिसाब से BOD की। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो क्या BOD अगर फॉलो करे और बाकी लोग फॉलो ना करे तो चलेगा क्या? तो यही बोल रहा है कि भैया लॉ तो BOD को रिस्पॉन्सिबल करे, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी एम्प्लॉय की है। अब देखो ये वाला मुझे लगता है याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ERM वर्सेस IC एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको मैंने पॉइंट वाइज ब्रेकअप करके रखा है, तो लेट्स लर्न दैट ओनली। पॉइंट वाइज याद रखो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए सीधा। ERM और IC में क्या है, दोनों अगर बोलेंगे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बता देंगे कि ये बोल रहे हैं ERM IC दोनों सेम ही है, और दूसरा ऑडिटर बोल रहा है कि नहीं नहीं अलग अलग है, और फिर तुमको बोलेगा समझाने एग्जाम में लास्ट में बताया पूछेगा कि बताओ ERM और IC में क्या, कौन सा ऑडिटर कौन सा सही बात बोल रहा है, विच ऑडिटर विल यू सपोर्ट एंड व्हाई। तो ERM बाप है IC का, इंटरनल कंट्रोल का। ERM एक्सपांड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो वेन डायग्राम पता है तुमको? वेन डायग्राम बचपन में पढ़े होंगे अगर, तो सेट वाला चैप्टर, वेन डायग्राम। तो ये सेट है, अगर मैं बोलूं ये सेट है तो ये मेरा सबसेट है, ये सेट है तो ये मेरा सबसेट है। तो इसमें IC कौन सा होगा, बड़ा वाला गोला या छोटा वाला गोला? छोटा वाला गोला, राइट। और ये मेरा क्या हो गया, ERM। तो IC इज अ पार्ट ऑफ ERM। ERM एक्सपांड्स ऑन IC, ERM बाप है IC का। Providing a more robust and extensive focus on the broader subject of the ERM, enterprise risk management। पूरा का पूरा एंटरप्राइज वाइड रिस्क, जितने भी रिस्क है एंटरप्राइज लेवल पे सबको मैनेज करने के लिए ERM है, समझ लो। एक्सपांड्स ऑन IC। लेकिन मुझे बताओ ERM मैंने क्या बताया, बाप है, एक्सपांड्स ऑन IC। बाप में इसलिए यूज करो सो दैट यू टेंड टू रिमेंबर दिस लैंग्वेज। एक्सपांड्स ऑन IC, राइट। ERM बाप है और IC मैंने क्या बताया, बेटा है। अगर मैं कुल मिला के बोलूं तो क्या बेटा, इसलिए तुमको ये भी याद आ जाएगा क्या बेटा बाप का ही पार्ट होता है, हाँ कि ना? लेकिन अगर मैं माँ की तरफ से अगर पूछूं तो क्या ये चलेगा क्या कि माँ बोल दे कि बेटा तू बाप को रिप्लेस करे या बाप बेटा को रिप्लेस करे? नहीं चलेगा, राइट। तो यही ये लोग भी बोल रहे हैं कि भैया ना तो ये इंटेंशन है मम्मी का, ERM इज नॉट इंटेंडेड टू एंड डज नॉट रिप्लेस द IC। ना बाप रिप्लेस कर सकते बेटी की जगह, और ना ही बाप का इंटेंशन है रिप्लेस करने का, ना ही ERM का इंटेंशन है रिप्लेस करने का IC को, और ना ही वो कर सकता है, कर भी नहीं सकता है। ERM neither intends to replace the IC and it cannot replace the IC, but rather incorporates within it। rather incorporates within ICF within it। तो कंपनी हो सकता है जनरली क्या देखे, ERM ही हम अडॉप्ट कर लेंगे ताकि हमारा ERM भी हो जाए और साथ ही साथ IC का भी कंडीशन फॉलो हो जाए। तो कंपनी may decide to look to ERM both to satisfy their internal control needs and to move towards a fuller risk management process। एक पूरा एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हमारा यहाँ इंप्लीमेंट हो जाए। स्कोप वाइज बताओ, अगर स्कोप वाइज पूछो तो कौन सा ब्रॉडर होगा, ERM या IC? ERM, राइट। तो वही ये भी बोल रहे हैं कि ERM ब्रॉडर है देन ICF and encompass both internal and external factors that are relevant to business strategy, governance, business process। और फोकस भी थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ERM का फोकस थोड़ा सा अलग है और ICF का फोकस थोड़ा सा अलग है। फोकस वाइज अगर देखो तो क्या बोल रहे हैं पॉइंट, ICF प्राइमरीली किस पे फोकस कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, छोटा छोटा भैया रिपोर्टिंग सही होना चाहिए, उस पर कंट्रोल लगा दिया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं ICFR, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICOFR। इसके ऊपर गाइडेंस नोट है पूरा प्रॉपर, जिसका मैंने तुमको बताया था ना, एग्जांपल भी दिया था कि भैया इंटरनल कंट्रोल कितना फ्रीक्वेंट है, साल में एक बार होता है कि साल में 12 बार होता है कि साल में 56 बार होता है, कितने बार होता है, उसके हिसाब से ICOFR का गाइडेंस नोट में दिया हुआ है कि तुमको कितना सैंपलिंग लेना चाहिए। तो ICOFR 350 पेज की पूरी बुक है, तो हर एक
गाइडेंस नोट बड़ा बड़ा होता है। तो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क जो है ये जनरली इस पे डिपेंड करेगा, ऑपरेशन पे ज्यादा फोकस करेगा, कंप्लायंस सारे रिस्क वगैरह जो कंप्लायंस है, लॉ वगैरह सब चीज का कंप्लायंस होना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस करता है, अकाउंट बैलेंस, बिजनेस प्रोसेस, ट्रांजेक्शन, एक्टिविटी लेवल पे। एंड दैट इज जस्ट अ सबसेट, मैंने क्या बताया, सबसेट है ईआरएम का, इट्स अ सबसेट ऑफ ईआरएम। ठीक है, लैंग्वेज वाइज पूरा पूरा याद हो सकता है अगर जितना अपन ने डिस्कस किया उसका याद रखोगे तो, बाप बेटा सेट सबसेट ये सब याद रखोगे तो पूरा लैंग्वेज एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो। मैंने क्या बताया, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है इस चैप्टर में से, क्योंकि स्ट्रेट अवे 4 से 5 नंबर आ सकते हैं कहीं से भी। अब देखो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, क्या बोला था मैंने, एक फॉर्मल प्रोग्राम है ईआरएम, राइट, फॉर्मल प्रोग्राम है। तो वही मैं एग्जांपल भी दिया था उनको कोसो का 2004 में, और 2017 में इसको अपडेट भी किया है। अब 2017 के हिसाब से 17 प्रिंसिपल हो गए। तो कोसो फ्रेमवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ ईआरएम। चले आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या शिवम? शिवम बैठ गए हो एकदम आराम से, देख रहे हो एकदम लेट के फोटो के हिसाब से। उठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कंसीडरेशंस इन्वॉल्वड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब देखो ये भी आया हुआ नहीं है अभी तक, बट कुछ पूछना चाहे तो यहाँ से कैसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं, ये अपन ईआरएम पढ़ रहे थे ना, ईआरएम। हाँ, तो जो अभी अपन ईआरएम पढ़ रहे हैं ना उसी का कंटिन्यूएशन है। ये बोलते हैं कि सबसे जो मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट है ईआरएम का, वो है तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ईआरएम अपन लगा क्यों रहे, क्यों इंप्लीमेंट कर रहे ईआरएम? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, रिस्पॉन्ड करना, मिटिगेट करना, राइट, मॉनिटर करना। तो रिस्क असेसमेंट जो जो असेसमेंट वाला पार्ट है, आइडेंटिफाई असेसमेंट करना, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी करेक्ट। तब जाके उसको रिस्पॉन्ड मिटिगेट कर देंगे। तो ये बोलेगा अगर मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ईआरएम इज व्हाट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या तुम कंसीडर करोगे फिर उस केस में? क्वेश्चन में ईआरएम भी बोलेगा, आरएपी भी बोलेगा अगर, तो चैप्टर 4 याद आना चाहिए। ईआरएम का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। हो सकता है तुमको बोले ही ना, सीधा स्ट्रेट अवे एक नंबर के लिए पूछ दे कि मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट क्या लगता है तुमको ईआरएम का, क्या होगा, और देन हाउ विल यू कंसीडर, व्हाट विल यू कंसीडर व्हाइल असेसिंग दैट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। समझ रहे हो? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है ईआरएम का, एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसीडरेशंस फॉर, मैं यहाँ पे ये क्या क्या देखूंगा, डेटा क्या है, मेरा मैट्रिक्स क्या है। मैंने बताया ना एग्जांपल, जैसे मेरा रैकम बनता है पूरा रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या है, आरएसीएम रैकम देखो, बेंचमार्किंग देखो, बेंचमार्किंग प्रॉपर हो रही है क्या, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी देखो, सारे के सारे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो जो है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स दोनों कंसीडर करो। की परफॉर्मेंस को डिफाइन करो कि हमारे हिसाब से ये डेफिनेशन है कि ये ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। रिस्क इंडिकेटर क्या क्या है, सब चीज डिफाइन करो। रिस्क को देन प्रायोरिटाइज करो, आइडेंटिफाई करो, असेस करो, एंड तुम्हारे रिस्क की एपेटाइट देखो, कितना रिस्क तुम ले सकते हो, क्या इस रिस्क के ऊपर तुम्हारा रिस्क जा रहा है क्या, जितना तुम ले सकते हो, जितनी तुम्हारी सहन शक्ति, भूख है, भूख क्या उसके ऊपर जा रहा है क्या रिस्क, तुम्हारी भूख कितनी है, रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना तुम रिस्क सहन कर सकते हो। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, तो ऊपर में मैंने याद करने के लिए भी दिया हुआ है कुछ, इस तरीके से याद रख सकते हो तो रख लो। एमडी बेंच में बैठ के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स देख रहा था, क्यों? एमडी बोले तो मान लो उसको परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है, की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है, तो वो बैठ के क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्वांटिटेटिव फैक्टर्स दोनों देख रहा था। तो परफॉर्मेंस की मिली, परफॉर्मेंस की मिली, बट रिस्क भी इंडिकेट हुआ उसको, रिस्क भी इंडिकेट हुआ। सो उसने रिस्क को क्या किया, प्रायोरिटाइज किया, देन आइडेंटिफाई किया, असेस किया, एंड इससे उसकी रिस्क की भूख शांत हो गई, समझ लो रिस्क एपेटाइट शांत हो गई। तो एमडी से मैट्रिक्स एंड डी से डेटा, डेटा और मैट्रिक्स तुम कितना यूज कर रहे हो, डेटा और मैट्रिक्स तुम यूज कितना कर रहे हो, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। लेकिन ये एमडी कहाँ पे बैठा था, बेंच पे बैठा था, तो बेंच से
बेंचमार्किंग कितना यूज कर रहे हो तुम। ये सब पॉइंट्स याद रखो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अभी तक आया नहीं है ना, कभी एमटीपी में आया, ना कभी आरटीपी में आया, ना कभी एग्जाम में आया। यूज ऑफ डेटा एंड मैट्रिक्स, बेंच में बैठ के एमडी, बेंच बोले तो बेंचमार्क, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देख रहा था, तो उसको की परफॉर्मेंस मिली, तो की परफॉर्मेंस है रिस्क इंडिकेटर, तो उसने क्या किया, रिस्क को प्रायोरिटाइज किया, आइडेंटिफाई किया, असेस किया, एंड उससे उसकी बुक शांत हो गई रिस्क की, तो रिस्क एपेटाइट। क्लियर है क्या? कीर्ति, संजना, Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देख लेना, तुम्हारा वही है पुराना मोटा माटी। यहाँ पे दिया हुआ है कोसो फ्रेमवर्क के अलावा एक और वाइडली अवेलेबल फ्रेमवर्क है ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, विच इज पब्लिश्ड बाय IOS, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक बार इसको ऐसे ही देख के रखना। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाओ, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट येट आस्क्ड इस चैप्टर से ना, इसलिए मैं पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि कहीं कुछ मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, क्योंकि बहुत सी चीजें जो अभी तक आई नहीं है, बार बार वही 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 पूछता है, लेकिन कभी अचानक से एक नया कुछ पूछता है जरूर। तो अगेन दिस इज व्हाट आईटी रिलेटेड रिस्क को असेस करना और उसके कंट्रोल्स की बात होगी अब। तो भैया आईटी रिलेटेड रिस्क को जब तुम असेस कर रहे हो तो तुम क्या क्या कंसीडर करोगे एज एन ऑडिटर, जब तुम आईटी से रिलेटेड रिस्क को कंसीडर कर रहे हो तो तुम क्या क्या एज एन ऑडिटर कंसीडर करोगे, ये अपन देखेंगे। ये तीन बात हम देखेंगे। क्या तीन बात है? ये तीन बात रिलेट करती है, ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर ये तीन बातों को कंसीडर करेगा जब 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 कब, जब वो आईटी रिस्क कंसीडर कर रहा है इन दी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में जब वो आईटी रिस्क कंसीडर कर रहा है तब वो ये तीन बात देखेगा। तो उसको ये तीन बात देख के तुमको समझ में आएगा क्या क्या आईटी रिस्क है, क्या क्या आईटी रिस्क है, क्या क्या आईटी रिस्क है। तो ये रिस्क को कम करने के लिए क्या लगाते हैं अपन? कंट्रोल्स। तो यही कंट्रोल्स की बात कर रहे हो। तो ये कंट्रोल्स देखेंगे अपन टू मिटिगेट दी अबव आईटी रिस्क। तो ये तीन कंट्रोल्स को पढ़ना है, जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। तो सबसे पहले आ जाओ क्या, फर्स्ट पार्ट, ये तुम्हारा हो गया पार्ट 1 और कंट्रोल्स हो गया तुम्हारा पार्ट 2, मान के चलो एक प्रकार से अगर मैं बोलूं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है देखो, 315 330 बोलेगा, रिक्वायर करेगा तुमको ऑडिटर को कि अंडरस्टैंड करो, असेस करो, रिस्पॉन्ड करो रिस्क विद इन अ कंपनी इंक्लूडिंग रिस्क दैट पर्टेन टू आईटी सिस्टम से जो जो रिस्क आ रही है, तुम कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, वहां से क्या क्या रिस्क आ रही है। इसीलिए जब तुम असेस कर रहे हो आईटी रिस्क इन दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये लाइन याद रखो, व्हाइल असेसिंग द आईटी रिस्क इन दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या क्या ऑडिटर कंसीडर करेगा। तो मैं ये तीन बातें कंसीडर करूंगा। क्या क्या तीन बातें? मैं एक एंटिटी लेवल एस्पेक्ट्स में क्या क्या रिस्क आ रहे हैं ये देखूंगा, दैट रिलेट टू गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ द आईटी। समझ रहे हो, ये बात अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ था, कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इन ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, याद है? तो उसमें भी मैं आईटी गवर्नेंस, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, आईटी का जो मैनेजमेंट है, ये सब मैं कंसीडर कर रहा था। एंटिटी लेवल एस्पेक्ट, एंटिटी वाइड मैं कंसीडर कर रहा हूँ, अभी एंटिटी वाइड मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ अभी मैं, आईटी रिस्क से रिलेटेड ऑडिटर क्या क्या कंसीडर करेगा। तो मैं सबसे पहले एंटिटी वाइड देख रहा हूँ सारी चीज। इसके बाद मैं प्रोसेस वाइड देखूंगा, प्रोसेस वाइड कि भैया पी2पी प्रोसेस में क्या क्या आईटी कहाँ का इन्वॉल्व है, ओटीसी प्रोसेस में क्या क्या कहाँ का आईटी इन्वॉल्व है। तो प्रोसेस वाइड देखूंगा मैं, प्रोसीजर वाइड देखूंगा, प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या क्या जो जो फॉलो कर रहे हो उस जगह पे देखो आईटी का। एंड लास्टली लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, आईटी रिस्क कहाँ का हर एक एक लेयर में, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के हर लेयर में कहाँ का छुपा हुआ है। तो मुझे संजना फटाफट से बताओ, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्या क्या था? लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइस था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, नेटवर्क्स था, नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस था, नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या थे एग्जांपल? फायरवॉल्स, हाँ राउटर्स, हाँ, ठीक है ठीक है, फायरवॉल, स्विचेस, राउटर्स। नेटवर्क्स के क्या क्या एग्जांपल थे? वो तो लैन, लैन, वैन, वीपीएन, वर्चुअल लोकल, प्राइवेट नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। और एक और क्या पॉइंट बचा? 2 पॉइंट बचे अभी।
hardware and storage devices, network devices, network, database. डेटाबेस बोल दिया, उसके एग्जांपल क्या क्या थे? उसका तो SQL सर, एसक्यूएल, MS एक्सेल, SQL. डेटाबेस, ठीक है। और उसके ऊपर एक और था भैया, ये डेटाबेस कब लगाओगे? जब तुम्हारे पास यूआई होना चाहिए, यूजर इंटरफेस, Operating system, ऑपरेटिंग operating सिस्टम, system. राइट। एंड लास्टली एचवीएसी सिस्टम, सीसीटीवी, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो है तुम्हारे Physical डेटा सेंटर्स वगैरह। environment. तो अब इसी की बात कर रहे हैं अपन ने, कहाँ कहाँ देखना है, ऑडिटर क्या क्या कहाँ कहाँ कंसिडर कर रहा है। वो एंटिटी वाइड पूरे लेवल पे कंसिडर कर रहा है, गवर्नेंस लेवल पे हर एक जगह एंटिटी वाइड कंसिडर करेगा। दूसरा मैंने क्या बोला, प्रोसेस वाइड, प्रोसीजर जो जो फॉलो कर रहे हो वहां पे कहाँ का आईटी रिस्क। और तीसरा लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन, डेटाबेस, हर जगह पे आईटी रिस्क को कंसिडर करेगा। गेटिंग दिस? क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये जो एंटिटी लेवल एस्पेक्ट्स है ना, इसका एग्जांपल देखो और मुझे बताओ फटाक से, तुम पॉइंट ये वाला कहाँ पढ़ चुके हो? ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये वाला। ये शायद इसमें था। हाँ 315 में, कहाँ पे? विजिल मैकेनिज्म में शायद। 315 में। विजिल मैकेनिज्म तो आएगा अभी, रुको, यही चैप्टर में है। कहाँ बोल रहे हो तुम? बोलो भाई, याद आ रहा है कि नहीं? कुछ पढ़े इस टाइप का याद आ रहा है कि वो भी याद नहीं आ रहा? वो तो आ रहा है। हाँ तो मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्ड में पढ़े थे कुछ दिन पहले। 315 में ना? ऐसे 250 में पढ़े थे। ऐसे 250 क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, राइट, ऑडिट कंसिडरेशन किस। तो उसमें कहाँ पढ़े होंगे? मैंने बताया था ऐसे का कभी भी थोड़ा सा ऐसे ढांचा बना के चलो Risk कि ऐसे assessment में ये procedure. क्वेश्चन है। हाँ बोलो। Risk assessment procedures में. मैंने तो देख लिया। सबसे पहला जो क्वेश्चन था तुम्हारा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस मैनेजमेंट। इंप्लीमेंट करने के लिए, याद है मैनेजमेंट क्या क्या करेगा? तो उसमें मैंने बताया था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, प्रॉपर्ली उसको कम्युनिकेट करेगा सारे एम्प्लॉय को, ट्रेन करेगा उनको, एंड इंश्योर करेगा कि सब लोग मॉनिटर करेगा कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। हाँ, तो वही तो पॉइंट्स है, देखो मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करेगा एक आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट टाइप की, देन कम्युनिकेट करेगा सारे एम्प्लॉय को, फिर रेलेवेंट ट्रेनिंग देगा उनको, एडहेरेंस देखेगा, मॉनिटरिंग चेक करेगा, और इन केस कुछ हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटिटी लेवल एस्पेक्ट वाइड। अगर मैं बोलूँ तो इसमें एग्जांपल दे सकते हो तुम कैसे कि एंटिटी लेवल एस्पेक्ट्स में तुम्हारा आईटी गवर्नेंस जैसे हो गया, एग्जांपल ले लो पासवर्ड पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, अब हर 3 महीने में पासवर्ड बदलना चाहिए। ये एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, अभी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था कुछ महीने पहले, 7-8 महीने पहले। उसमें फ्रॉड का कारण मेन ये था कि पासवर्ड नहीं बदला गया था 3 महीने के 3 महीने में, एंड पासवर्ड वॉज शेयर्ड बाय द एम्प्लॉई, पासवर्ड शेयरिंग हुई थी, एंड पासवर्ड वॉज नॉट चेंज इन 3 मंथ्स। तो पासवर्ड शेयरिंग तो करना ही नहीं पहली बात, और दूसरी बात हर 3 महीने में बदलना नहीं है। दिस इज हाउ कि अब यहाँ पे का तुम्हारा ये चेक किया जाएगा कितना अडेरेंस हो रहा है इस्टेब्लिश पॉलिसी से, मॉनिटरिंग से, एंड कितना डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। अब यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया नहीं गया था, वो कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। और मैं अभी बताता हूँ, मेरा अभी रिसेंटली यहाँ पे कहा सिटी बैंक में 2 एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया, फायर कर दिया, बिकॉज पासवर्ड शेयरिंग किया है। कैसे किया वो भी बता देता हूँ। ट्रेनिंग दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दिया जा रहा था ट्रेनी को, और ट्रेनी को बताते बताते दे एक्सीडेंटली पासवर्ड बताते हुए शेयर किया, स्क्रीन शेयर, एंड ऑल्सो शेयर विथ 2 कलीग्स। और मतलब ऐसा दिक्कत, ऐसा सुनने में आया कि दिक्कत हो रही थी कलीग्स को बहुत ज्यादा, मैनेजर से बहुत ज्यादा चैं चैं चू चू करता था मैनेजर, इसलिए कंप्लेंट कर दिया एचआर को सीधा, और एचआर डायरेक्टली एस्केलेट कर दिया मैटर को, एंड दे फायर्ड दोस 2 एम्प्लॉइज। तो दैट इज व्हाट, जो तुम्हारा डिसिप्लिनरी एक्शन वाला पॉइंट है, मॉनिटर करना, अडेरेंस चेक करना प्रॉपर्ली, एंड देन आल्सो नीड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो ये पॉइंट तो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये तो याद रहना चाहिए।
ठीक है, एंटिटी लेवल एस्पेक्ट्स तो तुमका ऐसे याद हो गया तुम्हारा। फिर आईटी प्रोसेस में क्या रिस्क है, प्रोसीजर जो जो तुम फॉलो करो वहां पे क्या रिस्क है, तो इसमें अनऑथराइज चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोसीजर प्रोसेस हो रहा है फॉलो तो। ठीक है, एक्सेस किस किस को है, एक्सेस राइट्स क्या है ये देखोगे। एक्सेस राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं एलएनटी में था तो मैं बताता हूँ तुमको, एक्सेस राइट्स का पर्टिकुलरली सिर्फ ऑडिट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस राइट्स का, एसओडी का, कि हर सब एम्प्लॉय को सारी चीजों का एक्सेस राइट नहीं दे सकते ना। अब एसएपी की बात करूँ तो अकाउंटिंग वालों को सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड, वो भी अकाउंट्स रिलेटेड में भी जो पर्टिकुलर अकाउंट्स वो हैंडल कर रहा है, डेटर क्रेडिटर ट्रेड रिसीवेबल वगैरह, उसका अकाउंट्स का मिलेगा उसको एक्सेस। तो एक्सेस राइट का मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली ऑडिट करना कि किस इंप्लॉय को कितना एक्सेस राइट क्या क्या दिया हुआ है, ज्यादा तो एक्सेस नहीं दिए गए है ना, इसका प्रॉपर्ली ऑडिट किया हुआ था, डिलॉइट से ऑडिट हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा एक्सेस दिया हुआ गया है, एक्सेस राइट कम करो, एसओडी बढ़ाओ, एसओडी बढ़ाओ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो ये सब देखना तुमको आईटी प्रोसेस प्रोसीजर जो तुम फॉलो कर रहे हो वहां पे देखा जाएगा। और लास्टली तुम्हारा हर ईच लेयर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कौन कौन सा रिस्क है, एग्जांपल डायरेक्ट डेटा चेंजेस टू डेटाबेस प्रिवेंटेड हो रहा है ना, पासवर्ड यूज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसी से रिलेटेड ये जो अपन ने 3 रिस्क देखा ऊपर में, 3 जगह पे हम रिस्क कंसीडर करेंगे, ये 3 जगह पे, एंटिटी वाइड, प्रोसेस वाइड और एक तुम्हारा लेयर वाइड, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कुल मिला के बोलूं तो क्वेश्चन क्या था, व्हाइल असेसिंग आईटी रिस्क इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑडिटर क्या क्या कहाँ कंसीडर करेगा। करेक्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग याद रखना पर्टिकुलरली ये चैप्टर में, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और मैं जो क्वेश्चन दूंगा मैं पर्टिकुलरली यही सारे क्वेश्चन टेस्ट करूंगा जो अभी तक आए नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ तुम लोग को, लाइक दिस, ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में, यानी तुम्हारे टेस्ट में संडे को, संडे नहीं सैटरडे सॉरी, 11 को, अभी से बता रहा हूँ। इसके बाद देखो क्या है, कंट्रोल्स टू मिटिगेट अबव आईटी रिस्क। तो ये जो अबव आईटी रिस्क देखा अपन ने, इससे रिलेटेड जनरल आईटी कंट्रोल्स है, एप्लीकेशन से कंट्रोल है। अब जनरल आईटी कंट्रोल तुम्हारे हो सकते हैं एंटिटी वाइड लेवल वाले जो रिस्क है उसके लिए होंगे जनरल आईटी कंट्रोल, समझ रहे हो, ये कैटेगराइज करके चल रहे हो ना अपन, तो ये जो कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है उसके लिए हो सकता है जनरल आईटी कंट्रोल हो। सिमिलरली प्रोसेस प्रोसीजर वालों के लिए क्या होगा, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एंड लास्टली लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स हो सकते हैं, कि जैसे एसएपी से आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का एग्जांपल मैं देता हूं तुमको, जैसे एप्लीकेशन से डेटर एजिंग बन के निकल के आ जाती है, डेटर एजिंग रिपोर्ट सबको पता होगा, 30 टू 60 डेज, 60 टू 90, 90 टू 180, मोर देन 180 टू 365, मोर देन 365, जो भी है, जैसा भी तुमको एजिंग एनालिसिस करना है, तो डेटर एजिंग रिपोर्ट तो निकल के आ जाएगी रिपोर्ट, बट किस एज पे कितना प्रोविजनिंग करनी है ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करे, अपन डिसाइड कर रहे हैं, तो डेट इज अ कंट्रोल विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय अस। तो ये डिपेंडेंट किस पे है, आईटी पे है, लेकिन एजिंग जो कर रहे हैं, एजिंग एनालिसिस, एजिंग तो रिपोर्ट कहाँ से निकल के आ रही है, आईटी से, बट उसके ऊपर जो कंट्रोल लगा रहे हो वो खुद लगा रहे हो तुम, मैनुअली। तो डेट इज वाई इट इज कॉल्ड एज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल्स। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स बोले तो देखो क्या बोलते हैं, परवेजिव कंट्रोल बोल सकते हो इसको तुम, या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स बोलते हैं इसको अपन। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता है किसी भी को, डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन वाइड फैला हुआ है, परवेजिव है, परवेजिव, परवेजिव मतलब समझते हो ना, पूरा फैला हुआ है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही करता है हमेशा, डायरेक्टली अफेक्ट ना करे भले ही। तो इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बोलते हैं, परवेजिव कंट्रोल्स भी बोलते हैं, किसको, जनरल आईटी कंट्रोल्स को। तो देखो एक डेफिनेशन वाइज क्या है ये, पॉलिसीज प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन, मैंने क्या बताया, ये कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है, ये सब वाइड हर जगह फैला हुआ है, मेनी एप्लीकेशंस, एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, अप्लाई टू मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, हर 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 जगह अप्लाई होगा, बड़े बड़े डेटा सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर्स, हर जगह अप्लाई होगा, मिनी फ्रेम, एंड यूजर इन्वायरमेंट, ऑल एवरीवेयर। एंड इसमें अगर तुमको एग्जाम्पल में के साथ पूछेगा जनरल आईटी कंट्रोल के एग्जाम्पल बताओ, ये पूछा हुआ एग्जाम, जनरल आईटी कंट्रोल के साथ एग्जांपल बताओ, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर व्हाट, एग्जांपल के साथ बताओ कहाँ कहाँ कंट्रोल लगाते हो जनरल आईटी कंट्रोल के ऊपर। तो भैया मैं एप्लीकेशन जो है उसको एक्वायर कैसे करना है, मैंने एग्जांपल दिया था ना तुमको, LTSL, लार्सन एंड टुब्रो सार्जन एंड लुंडी का जो जॉइंट वेंचर था, तो LNT हम लोग सार्जन एंड लुंडी से 2 करोड़ का हर 6 महीने में एक सॉफ्टवेयर लिए थे, तो ये एक्वायर किया हमने, सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है, तो इसके ऊपर सिस्टम एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन सिस्टम जो है उसका एक्वायर करना, उसके ऊपर जो कंट्रोल्स है, डेवलप कर रहे हो क्या, एक्वायर नहीं कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इन हाउस डेवलपमेंट हो रहा है या किसी और से डेवलप करवा रहे हो,
मतलब समझ रहे हो ना, डेवलप करवा रहे हो, इन हाउस डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटेन कौन कैसे कर रहा है, ये सब के ऊपर कंट्रोल, ये क्या है, जनरल आईटी कंट्रोल है। डेटा सेंटर मैंने एग्जांपल दिया, जैसे सर्वर है, इट इज अ सर्वर, उस सब सर्वर से रिलेटेड जो कंट्रोल्स है दैट इज अ जनरल आईटी कंट्रोल। सर्वर गया है पूरा ढप। अब ये जो हर एक एप्लीकेशन से रिलेटेड है उसका एक्वायर करना, डेवलप करना, मेंटेन करना, ये सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड एक कंट्रोल होगा, एक डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड होगा पॉलिसी कंट्रोल। तो डेट कंट्रोल इज जनरल आईटी कंट्रोल, जनरली सबको अफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट है, परवेजिव है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली प्रोग्राम अगर तुम चेंज कर रहे हो तो कैसे करोगे, अब कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई तुम नॉर्मल सिस्टम भी एक्वायर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड उसकी पॉलिसी, उसका कंट्रोल। एंड लास्टली एक्सेस सिक्योरिटी, किसको किस तरह एक्सेस होना चाहिए, मैंने बताया ना एक्सेस राइट, सिक्योरिटी अनऑथराइज नहीं होना चाहिए किसी को भी एक्सेस का राइट। तो ये 5 पॉइंट तुमको याद रखने हैं। कैसे याद रख सकते हो, अगली बार से जब भी समोसा खाओगे तो ये याद आ जाना चाहिए, समोसा खाओगे तो यही याद आना चाहिए पहले, उसके बाद ही पहला बाइट गटकोगे। क्या, ए 2 प्लेट समोसा का एक्सेस सिक्योरिटी दो, ए 2 प्लेट समोसा का एक्सेस सिक्योरिटी दो बोले तो ए से एप्लीकेशन सिस्टम, डी से डेटा सेंटर, पी से प्रोग्राम में चेंज हो रहा है कोई तो, और एस से तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह एक्वायर कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, एंड लास्टली एक्सेस सिक्योरिटी दो, तो एक्सेस सिक्योरिटी दो। तो अगली बार से तुम खाओगे जरूर, अभी तो कितना टाइम है, करीब करीब 1.5 महीना है मान के चलो, तो एक ना एक बार जब भी खाओगे तो 2 बार कोशिश करो, 2 बार समोसा खाओ तुम, ताकि तुम्हारा ये आंसर रिवाइज हो जाए 2 बार एटलीस्ट, ठीक है। देख लो एक बार फटाक से, जनरल आईटी कंट्रोल्स पूरा पूरा पता चल, समझ में रहना चाहिए, डेफिनेशन वाइज भी सबको अप्लाई होता है, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, एंड यूजर एनवायरनमेंट, इंटीग्रिटी, इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी के लिए तो है मेन ये कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल है किसके लिए, भैया सर्वर मेरा कहीं भी कोई लीक नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज एक्सेस सिक्योरिटी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, एक्सेस सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए, तो किसके लिए ये, इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी के लिए। और किस किस के ऊपर कंट्रोल है, तो 5 पॉइंट दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। क्लियर है। अभी एक ब्रेक ले लो, और ज्यादा पार्ट बचा नहीं अपना, इसके बाद का 50 मिनट का एक वीडियो है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से वो चालू होगा, कहाँ से, एप्लीकेशन कंट्रोल से, एप्लीकेशन कंट्रोल से चालू होगा, 50 मिनट्स का वीडियो है। एक ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, जितना भी, मैं तुरंत तुरंत शेयर कर रहा हूँ, और अभी कंप्लीट कर दो चैप्टर 4 अच्छे से, चैप्टर 3 चैप्टर 4 यू शुड बी थॉरो विथ इट, और चैप्टर 3 के साथ 315 भी रिवाइज कर लेना, सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है। एलओडीआर हो गया तो एलओडीआर सीएफएस भी रिवाइज करके चलो, एलओडीआर सीएफएस का भी जल्द ही टेस्ट लूंगा फिर तुरंत तुरंत। क्लियर। चलो फिर, दे रहा हूँ मैं तुम लोग को वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ, और फटाफट से देख लो, डिनर करना है तो डिनर करके, या फिर डिनर के पहले ख़त्म करना है तो उसके पहले ख़त्म कर लो, ठीक है। हैप्पी होली, बाय बाय। बाय सर। Happy Holi to everyone. Happy Holi. Thank you, sir.